अस्सलाम वालेकुम। आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हो चुके हैं जी, लेक्चर 111 का पार्ट बी लेकर। और हम बात कर रहे थे नॉन कैश कंसीडरेशन की, और आपको मैंने सादा सा उसूल, उस वक्त ज़रा जोश खताबत में बुलंद थी आवाज़, वापस आ गई है दोबारा। आपको पता टाइम लगेगा चार्ज होने में। बहरहाल मैंने आपको बड़ी सादा सी एक बात बताई कि अगर आपने कोई गुड्स बेची हैं या सर्विसेज रेंडर की हैं और बदले में आपको कैश की बजाय कोई नॉन कैश आइटम रिसीव हो गई, यानी कंसीडरेशन नॉन कैश है, तो भाई जो चीज़ आपको रिसीव हुई है उसकी फेयर वैल्यू के मुताबिक, उसकी फेयर वैल्यू पे आपने ट्रांजैक्शन प्राइस को रिकॉर्ड करना है। बैठ जा यार, इधर ही बैठ जा, कुछ नहीं होता। बैग रह गया उधर। अच्छा, उसके बाद मैंने ब्रेक से पहले आपको कहा था बबलू में क्या किया। बबलू ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया क्लीनिंग सर्विस का, क्लीनिंग सर्विस फॉर कॉलेज फॉर 1 मंथ। इन कंसिडरेशन कॉलेज ने अहद किया उससे कि वो उसको अपने 500 शेयर्स देंगे बबलू को, जिनकी फेयर वैल्यू 30 ईच है, और टू फैसिलिटेट बबलू वैक्यूम क्लीनर भी देंगे जो कि 8,000 रुपये की फेयर वैल्यू रखता है। ठीक है, अब जनरल एंट्री पास करो। अज्यूमिंग बबलू विल ऑब्टेन कंट्रोल ओवर वैक्यूम क्लीनर का मतलब क्या है कि बबलू को हमने कहा है जब महीने बाद आप यहाँ से जाने लगना तो ये वैक्यूम क्लीनर आप ही ले जाना साथ। हमने इसका क्या करना, ठीक है। फिर जब शबलू आएगा तो उसके लिए हम नया लेकर उसको भी दे देंगे, ठीक है। अगर ये सिचुएशन है तो एंट्रीज कैसे करें। अब मुझे बताएं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, बबलू की किताबों में ये एंट्री हो रही है, पास एंट्रीज फॉर बबलू। बबलू के अकाउंटेंट है आप, ठीक है। तो बबलू की किताबों में क्या एंट्री हो रही है, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स। उसने इन्वेस्टमेंट्स खरीद लिए हैं हमारे, बदले में सर्विसेज दी हैं। तो कितने शेयर्स खरीदे हैं, 5,000। अभी ये पहली बात ही शुरू की है मैंने, बड़ा इंतजार किया तुम लोगों का, शुक्र तुम लोग भी आए जल्दी हो माशाल्लाह, ठीक है। 5,000 शेयर्स खरीदे हैं, और एक शेयर कितने का है, तो कितनी इन्वेस्टमेंट, 1,50,000। साथ ही बबलू को एक वैक्यूम क्लीनर भी मिल गया है, और इसकी भी फेयर वैल्यू है। देखो ना, ये भी तो फेयर वैल्यू है, शेयर की भी तो फेयर वैल्यू है 30, ठीक है। तो फेयर वैल्यू कितनी है, 8,000। तो मैंने आपको क्या कहा था, रेवेन्यू क्या निकालना है आपने, बैलेंसिंग। तो रेवेन्यू सर्विसेज का बबलू का कितना है, भाई सादा सी बात है। इसने ये सफाई की तो इसको क्या क्या मिला, इसको ये 5,000 शेयर्स मिले बबलू को, हर एक शेयर 30 रुपये का था, यानी 1.5 लाख के शेयर्स मिल गए इसको, और 8,000 की इसको वैक्यूम क्लीनर मशीन भी मिल गई, ठीक है। और अगर हमने कहा हुआ है कि बबलू साहब आपने जब जाना है तो हमारी मशीन वापस करके जाना है, तो फिर बबलू को तो सिर्फ शेयर्स ही मिले ना, 5,000 इंटू 30। और रेवेन्यू हमेशा क्या करना है आपने, बस ये आपको बचा लिया करेगी बात, ठीक है ना जी। रेवेन्यू ऑफ सर्विसेज बैलेंसिंग निकालना है, तो 1.5 लाख इन्वेस्टमेंट की अमाउंट आई, यानी जो कंसीडरेशन रिसीव हुई है उसकी फेयर वैल्यू, और रेवेन्यू बैलेंसिंग कितना आ गया, 1.5 लाख, ठीक है। तो 3 चीज़ें हमने पढ़ ली अभी तक। नंबर 1, पहली बात तो हम किस पे चल रहे हैं, स्टेप 3 पे इस वक्त चले हुए हैं, ठीक है। स्टेप 3 में हमने क्या कहा, स्टेप 3 होता क्या है, डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस। ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन कीजिए, जिसमें हमने कहा था ट्रांजैक्शन प्राइस की डिटर्मिनेशन में फैक्टर्स जो कंसिडर करने हैं, फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड। तो वो फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड कौन कौन से थे, सबसे पहला हमने देखा वेरिएबल कंसीडरेशन, जिसको हमने क्या कहा था जी, मिसाल के तौर पे क्या हो जाए, कोई पेनल्टी है, कोई इंसेंटिव है, कोई डिस्काउंट है, ठीक है जी। फिर हमने कहा जी नॉन कैश, एक हम पहले ही पढ़ चुके हुए हैं, वो कौन सा है, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कम, वो डिस्काउंटिंग वाला, सिग्निफिकेंट क्या था, फाइनेंसिंग
कंपोनेंट, वो डेटर की डिस्काउंटिंग वाला, ठीक है, वो हम कर चुके थे। आज हमने एक और भी देख लिया, अगर हमें ट्रांजैक्शन प्राइस मिले कोई नॉन कैश आइटम यानी नॉन कैश कंसीडरेशन हो, तो उसूल क्या आ गया? उसूल ये आ गया कि आपने जो चीज़ रिसीव हुई है उसकी फेयर वैल्यू पर ट्रांजैक्शन प्राइस आपने डिटरमिन करनी है, वही उसकी ट्रांजैक्शन प्राइस होगी, ठीक है। अब अगली चीज़ मैं पढ़ाने लगा हूँ आपको, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर। अजीब बात है, कंसीडरेशन पेएबल बाय कस्टमर टू सेलर, बाय सेलर, सॉरी, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, ठीक है। अच्छा, लेकिन इसको ज़रा पढ़ ना लें जाके, नॉन कैश कंसीडरेशन की अंग्रेजी तो पढ़ लें ज़रा। टू डिटरमिन द ट्रांजैक्शन प्राइस फॉर कॉन्ट्रैक्ट्स इन विच अ कस्टमर प्रोमिसेस कंसीडरेशन इन अ फॉर्म अदर देन कैश, इन अ फॉर्म अदर देन कैश, an entity shall measure the non-cash consideration or promise for non-cash consideration at fair value। अब बबलू के वैक्यूम क्लीनर वाली बात भी आ गई। इफ़ अ कस्टमर कॉन्ट्रीब्यूट्स, इफ़ अ कस्टमर यानी कॉलेज ने कॉन्ट्रीब्यूट किया था ना, इफ़ अ कस्टमर कॉन्ट्रीब्यूट्स गुड्स और सर्विसेज, फॉर एग्जाम्पल वैक्यूम क्लीनर, टू फैसिलिटेट द एंटिटी बबलू, एंटिटीज बबलूज फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इफ कॉलेज कॉन्ट्रीब्यूट्स vacuum cleaner to facilitate Bablu's fulfillment of contract, the Bablu shall assess whether it obtain control of those contributed goods। assess करे बबलू कि क्या उसको वैक्यूम क्लीनर का कंट्रोल मतलब उसी का हो गया ये। if so बबलू shall account for vacuum cleaner as non cash consideration received from customer। तो ये हमने एग्जाम्पल कर ली, ठीक है। पहली एग्जाम्पल कौन सी की हमने? पहली एग्जाम्पल कौन सी की? बता दो सर, आप खुद देखें ना। एग्जाम्पल 1 ये साथ ही तो पढ़िए। नहीं, ये एग्जाम्पल 1 और उसके बाद अभी जिसमें बबलू को वैक्यूम क्लीनर भी दिया, ये साथ ही पड़ी हुई है उसके आगे, एग्जाम्पल 2। ये 1 और 2 की हैं अभी, ओके। अच्छा जी, अब अगली बात वो है जी कंसीडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर। देखो अजीब सी बात है, आज तक हमने तो यही देखा था कि कस्टमर दुकान पे आया, ठीक है, ये जलाल सन्स, ठीक है जी, सेलर, ठीक है। ये महमूद है। अच्छा, जलाल सन्स ने ना, महमूद जो है ना वो मिसाल के तौर पे कपड़े का कारोबार शुरू किया हुआ इसने, ठीक है। इनके इलाके में जो है वो खद्दर बड़ी मशहूर है, वैसे वो कमालिया की मशहूर है, लेकिन चलो कमालिया लैया मिलता जुलता है, लिया तो है ना एंड पे जी। तो महमूद जो है वो कुछ कपड़े लेकर आया और आके उसने जलाल सन्स को कहा, या मेट्रो या जो भी बड़ा स्टोर था उनको कहा कि आप ये चीज़ें मेरी रख लें अपने पास, ठीक है, गुड्स का रुख इस तरफ, ठीक है जी। लेकिन साथ ही उसने क्या कहा, आप मुझे पैसे दे दीजिए, लेट से 1000 रुपये, ठीक है जी। 1000 रुपये की ये चीज़ें महमूद ने जलाल सन्स को बेच दी। अगली बात, अब जलाल सन्स वालों ने कहा यार ठीक है आप जाएं, ठीक है, आ गई चीज़ें, पैसे भी दे दिए हैं। नहीं, वो थोड़ा सामने करके लगाएं ना, इधर ऐसे बंदा यहाँ से ऐसे, ये दरवाज़ा है ना, दरवाज़ा ऐसे, ये दरवाज़ा है, ठीक है, ये दरवाजे से जैसे ही बंदा एंटर हो ना, यहाँ पे करके एक अलमारी हो, उसमें ऐसे करके ये कपड़े टंगे हुए हों, ये वाले, ठीक है। और भाई सही है, तो ये जैसे ही कोई आए ना, सबसे सामने लैया की खद्दर ऐसे लगाओ, ठीक है, महमूद खद्दर सबसे सामने ये लगाओ, आते साथ
आते साथ सामने ये होना चाहिए। लाइसेंस वाले कहें जाओ यार काम करो, नहीं यार प्लीज़ कुछ कर दें यार, मेहरबानी करें आप। ठीक है, अगर ये करना है ना तो फिर आप ऐसा करो, आपको पता है यहाँ पे ये अलमारी लगानी पड़ेगी और ये सारा कुछ है, और मतलब तो आपका है, मकसद तो आपका है, मेरा तो नहीं है, ठीक है। इसलिए ऐसा करें, आप 5 रुपये मुझे अभी दे दें, 5 रुपये मुझे अभी दे दें। अब देखो नॉर्मली क्या हुआ करता था, नॉर्मली कंसीडरेशन पेएबल बाय कस्टमर होती थी टू सेलर, सेलर महमूद है यहाँ पे, ठीक है ना जी। लेकिन आज तो अनहोनी हो गई, आज तो अनहोनी हो गई, आज तो सेलर पे कर रहा है कंसीडरेशन टू कस्टमर। कैसी अजीब बात है। तो वो अजीब बात यही है, आपके सामने आ गई, ठीक है, सिचुएशन समझ आई है, ठीक है। कि कभी कभी ऐसा होता है कि सेलर गुड्स बेचता है, उसके अगेंस्ट पैसे तो ले लेता है, लेकिन साथ ही सेलर कुछ पैसे कस्टमर को देने पड़ जाते हैं, सेलर को इस किस्म के कोई काम करने के लिए, स्पेसिफिक अपनी रिक्वायरमेंट के लिए। तो स्टैंडर्ड कहता है मिस्टर महमूद सेलर, तुम बताओ तुमने क्या कमाया। कह रहा है 1000। स्टैंडर्ड कह रहा है नहीं, तुमने 1000 नहीं, 50 तो कर दो, तुमने 1000 नहीं, तुमने 950 कमाया है। नेट में तुमने क्या कमाया, 950। तो ये है तुम्हारी ट्रांजैक्शन प्राइस, इसको नहीं कहना तुमने। ये कॉन्सेप्ट है असल में कि अगर कोई कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर आ जाए तो ट्रांजैक्शन प्राइस को उससे एडजस्ट कर लेना है। पुराने स्टैंडर्ड में पता है क्या होता था, असल में कहानी गेम समझा करो, असल गेम क्या होती है वो समझोगे ना अगली बात समझ आ जाएगी। पहले स्टैंडर्ड में होता था कि सेल बुक कर ली थी, महमूद में सेल बुक करता था 1000 की, और नीचे जाके यहाँ पे जाके सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर लेस करता था डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट है, सेलिंग कॉस्ट ही है ना, मार्केटिंग सेलिंग सामने रख कर बिकेगा, ठीक है ना। सेलिंग एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड कर लेता था 50। स्टैंडर्ड ने आके कहा ये यार ये गेम है ना कोई मुझे पसंद नहीं है, ठीक है ना, ये 1000 का रेवेन्यू बुक करके नीचे एक्सपेंस बुक कर रहे हो, एक कोई चक्कर नहीं है, आप 1000 में से ही 50 माइनस करो, फेस पर ही 950 दिखाओ, यूज़र को धोखा मत दो। यानी ट्रांजैक्शन प्राइस को आपने नेट कर लेना है अगर कोई कंसिडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर हो। एग्रीमेंट एक होना ज़रूरी है, ये इसी एग्रीमेंट की बात हो रही है कि इसके अंदर महमूद ने 1000 रिसीव किया है, लेकिन इसी कॉन्ट्रैक्ट में महमूद ने 50 रुपये जलाल सन्स को पे भी कर दिए, कपड़े भी दे रहा है, ये कपड़े, ये गुड्स, ये कपड़े थे, ठीक है ना जी, ये हैंगर असल में ना आप कपड़े ऐसे ही हैं बस, ठीक है, ये हैंगर, ठीक है ना, बस ऐसे ही, ये कपड़े दे रहा है, साथ पैसे भी दे रहा है। अजीब सेलर है, गुड्स भी देता है, पैसे भी देता है। तो क्यों दे रहा है पैसे, थोड़े से ही होंगे, हमेशा कम ही होंगे, ठीक है ना, क्यों देता है, इसी किस्म की कुछ सेटिंग के लिए। तो फिर स्टैंडर्ड कहता है इसका मतलब तुमने 1000 नहीं कमाया, तुमने 1000 कमाने के लिए 50 खर्च भी तो किया, तो तुमने अल्टीमेटली इफेक्टिवली 950 ही कमाया है। तो ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, 950, ठीक है। अगर डिलीवर कर दी हैं गुड्स, ठीक है, तो 950 पे सेल बुक कर लो, और अगर सिर्फ अभी उनसे पैसे ले के वादा कर आए हो तो अभी लायबिलिटी बुक करो, और फिर वो बात की कहानी होती है, वो अलग है। फिलहाल क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कितने से रिकॉर्ड करो, 90 से। ये नहीं कि 100 से करके बाद में 50 का एक्सपेंस, 1000 से करके बाद में 50 का एक्सपेंस, ये नहीं करना, ठीक है। अभी नेट करो जी, बोलो जी, नहीं जी, बाद में भी तो इसमें फायदा देना ही है, जो ये अलमारी रखी है तो इसमें तो बाद में नहीं। स्टैंडर्ड ने ऐसी बात नहीं कि स्टैंडर्ड ने यही कहा है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर, ये तो मिसाल के लिए आपको ये बता दिया गया, ठीक है। हो सकता है वो अलमारी डिस्पोजेबल ही हो सकता है ये किराया हो सकता है ये किराया हो, यहाँ पे अलमारी उन्होंने लगाई हो, लेकिन वो कहें भाई ठीक है हर दफ़ा आपको 50 रुपये देने पड़ेंगे, तो वो सवाल स्पेसिफिकली कोई सिचुएशन बताएगा तो वो तब देख लेंगे। फिलहाल तो स्पेसिफिक सिचुएशन आपके सामने ये है कि इस ट्रांजैक्शन के अंदर पहली बार ये 50 भी देना पड़ा है, ठीक है। अब बाद में फ़ायदा दे ना दे वो बात की बात है, फिर आप उसको एसेट बना रहे हो। यार ये तो किसी ने नहीं कहा कि इसके एग्रीमेंट में ये लिखा हो सकता है वो ये कहें कि ये कपड़े बेचने के लिए 50 रुपये दे दो, हम अलमारी लगा लेंगे, उसके बाद अगली बार आओगे तो फिर लेंगे,
तो ये कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट वेरी करेगा, लेकिन नॉर्मली ये 50 रुपये इसी नेचर के होते हैं कि हर बार देने पड़ते हैं, उनको डिस्प्ले सही कर देंगे, अगली बार चेंज कर देंगे, और बंदे भी आ रहे होते हैं। यूं समझ लो किराया है, यूं समझ लो आपने ये अलमारी उन्होंने लगा दी है, ये अलमारी उन्हीं के पास ही रहनी है, तो हो सकता है वो कहें भाईजान आप 50 रुपये देते रहेंगे, यहाँ पे डिस्प्ले करते रहेंगे। तो ये भी क्या है, तो यही तो वो कह रहा है, यही तो वो कह रहा है कि ये आपने पे किए हैं। प्रमोशनल स्कीम में आपने कस्टमर को पैसे नहीं पे करने होते, प्रमोशनल स्कीम में आप एडवर्टीजमेंट कंपनी को पैसे देते हो, ये आप जिसको गुड्स दे रहे हो ये उसी को आप पैसे भी दे रहे हो। तो बस ये तो एक मिसाल है, कोई भी इस तरह का मामला हो सकता है जिसके अंदर जिसको आपने गुड्स दिए हैं उसको कुछ पैसे भी दिए हैं, तो नेट कर लेना, स्टैंडर्ड ने ये कहा है। अब स्टैंडर्ड बनाने वाले से भी पूछा जा सकता है जाकर। सवाल देखें, यहाँ पे खद्दर, चलो चप्पल ही कर लेते हैं आप, खुस्सा याद है, खुस्सा सेलर महमूद, खुस्सा सेलर महमूद ने, ये खुस्से हैं, खुस्सों का गट्टू है, ठीक है जी, ये खुस्से गए हैं गुड्स, और ये बाटा को रख के आया था, याद है। बाटा कौन है यहाँ पर, कस्टमर, ठीक है। और गुड्स गई हैं इस तरफ, तो दूसरी तरफ से पता है आपको कैश ने आना है, तो बाटा ने कैश की बोरी भरी और ये महमूद के पास आ गई, और ये कैश है लेट से 500, चलो लेट से 500, ठीक है। उसके बाद एक नई गेम आपने देखी, भाईजान महमूद भाई जो हैं वो बाटा को कंसीडरेशन पे कर रहे हैं, या पे कर दिया या पे कर देंगे, पेबल या पेड टू, इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टमर, कंसीडरेशन पेड टू कस्टमर। ये कोई भी वजह हो सकती है, ठीक है, कोई भी वजह हो सकती है, आपसे कमीशन कहो, इसे जो मर्जी नाम देने की कोशिश करो, उन सारे नामों की वजह से ना असल में वो शायद सेलिंग एक्सपेंस बनने की तरफ चला जाता है। तो स्टैंडर्ड कहता है नहीं, अगर कस्टमर कंसीडरेशन पेबल या पेड टू, इंपॉर्टेंट थिंग इज कस्टमर, यानी जिसको आपने चीज़ें बेची थी उसी को आपने कुछ पैसे भी पे कर दिए, कितने थे, लेट से 100 रुपये, ठीक है। तो फिर आप बीइंग अ सेलर रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे, 400, ठीक है। अब वो किसी भी वजह से आप पे करें, अगर इसी कस्टमर को पे कर रहे हैं तो ठीक है। तो ये है कंसीडरेशन पेबल टू अ कस्टमर, ठीक है। एग्जाम्पल देखो जल्दी से, यू मैन्युफैक्चर्ड पिशावरी चप्पल इन पिशावर एंड सोल्ड इट टू बाटा फॉर 30,000, यू ऑल्सो पेड बाटा 6,000 फॉर शेल्फ टू बी इंस्टॉल्ड एट बाटा शॉप फॉर डिस्प्ले, व्हाट इज योर रेवेन्यू। स्टैंडर्ड कहता है 24,000, ठीक है। एग्जाम्पल 1 के बाद एग्जाम्पल 2 को छोड़ें फिलहाल, अभी नहीं करनी, एग्जाम्पल 3 पढ़ें। अ क्लॉथ मैन्युफैक्चरर enters into a contract with Metro Cash and Carry. Metro commits to buy at least 20 million of items over next 12 months. The terms of contract require cloth manufacturer to make a payment of 1 million to Metro to compensate Metro for changes. Cloth manufacturer Metro को क्लॉथ भी बेच रहा है और 1 मिलियन भी दे रहा है, तो ये क्या सिचुएशन बन गई, कंसीडरेशन पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर, ठीक है। तो for changes that it will need to make to its retail store to accommodate the products in the shelves. How much revenue should be recognized by cloth manufacturer assuming all goods are delivered? Assume करो सारी डिलीवर हो गई हैं, तो 20 मिलियन का वादा किया था कि वो देगा, लेकिन 1 मिलियन तो उसी को दिया है, तो फिर ट्रांजैक्शन प्राइस क्या है, 19 मिलियन, ठीक है। इसको अंग्रेजी को पढ़ के देखते हैं। ये तो सारा बर्डन एक ही ट्रांजैक्शन में पड़ रहा है। जी पढ़ने दो, क्योंकि अगली ट्रांजैक्शन के बारे में उसने नहीं बताया, अगली ट्रांजैक्शन के लिए अगली दफ़ा देखेंगे, हो सकता है वो फिर पैसे मांगे ना बेटा, ठीक है। पढ़ते हैं ना, स्टैंडर्ड पढ़ लें। कंसीडरेशन पेएबल टू अ कस्टमर इंक्लूड कैश अमाउंट दैट एन एंटिटी पेज और एक्सपेक्ट्स टू पे टू कस्टमर।
बस आगे क्या लिखा है, और टू अदर पार्टीज दैट परचेज द एंटिटीज गुड्स, छोड़ो इसको। आगे कहता है कंसीडरेशन पेबल टू अ कस्टमर ऑल्सो इंक्लूड क्रेडिट और अदर आइटम्स, ठीक है, दैट कैन बी अप्लाइड अगेंस्ट, इसको छोड़ें वैसे, एंटिटी शेल अकाउंट फॉर कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर, इसको पढ़ें अभी, एंटिटी शेल अकाउंट फॉर कंसीडरेशन पेबल टू अ कस्टमर एज अ रिडक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन प्राइस एंड देयरफॉर ऑफ रेवेन्यू। बस उसने कह दिया ना, स्टैंडर्ड बनाने वालों को मसले मसाइल थे तो उन्होंने कह दिया, उनको भी नज़र आ रहा होगा कि अगर दोबारा रीयूज़ हो जाता है तो एक ही पे पड़ गया तो पड़ गया, ठीक है ना, एक बार सेट हो गया ना रेवेन्यू, अब आगे वो खर्चा तो रिकॉर्ड नहीं ना होगा, कोई मसला नहीं है। स्टैंडर्ड बनाने वालों ने कह दिया कंसीडरेशन पेबल टू कस्टमर जो होता है उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसको काउंट फॉर करना है एज अ रिडक्शन ऑफ ट्रांजैक्शन प्राइस एंड देयरफॉर रेवेन्यू, क्लियर कट, कोई इसमें हमें इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत भी नहीं है, इतना साफ उसने लिख दिया, ठीक है। अब जो मसले मसाइल हैं बेसिकली ना बेसिस ऑफ कंक्लूजन पैराग्राफ्स के अंदर लिखी होती हैं ये लड़ाइयाँ झगड़े, लेकिन कंक्लूजन फिर निकाल के उन्होंने कहा होता है कि बस यही कर लें, अब उसको छोड़ें, वो पार्ट सी तो आपने वैसे ही पेटी में रखा हुआ है। नेक्स्ट, इफ एंटिटी शेल रिकॉर्ड द रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू व्हेन और एज द आइदर ऑफ फॉलोइंग एंटिटी, इसको भी ना पढ़ें, ये इंशाल्लाह कर लेंगे, फिलहाल सिर्फ इतनी सी बात आपको समझा दी और पढ़ा दी, ठीक है। तो 4 चीज़ें पूरी हो गई जी, बस अब इसको ख़त्म करते हैं, बाकी बातें अब कल इसके बारे में करेंगे। पहली बात, कंसीडरेशन वेरिएबल अगर हो तो क्या करना है, डिस्काउंट इंसेंटिव पेनल्टी, ये पढ़ा हमने। फिर कंसीडरेशन अगर नॉन कैश हो जाए तो क्या करना है जी, आने वाली की फेयर वैल्यू करनी है डिटरमिन। फिर जी कंसीडरेशन अगर पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर हो जाए, अजीब सी बात हो जाए, तो क्या करना है जी, उसको ट्रांजैक्शन प्राइस में से नेट कर देना है, ठीक है। तो ये हम क्या कर रहे थे, डिटरमिन करने के लिए ट्रांजैक्शन प्राइस, कुछ चीज़ों को हम डिटरमिन फैक्टर्स जो जिनको हम जो है वो कंसिडर कर रहे थे, ठीक है। उसमें एक हम पहले ही कर चुके थे, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, आसानी से कह देगा उसको कहना है तो, या सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट, ठीक है। इंशाल्लाह इसको मज़ीद अब कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। फिलहाल अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। एक मिनट वेट, लेट मी चेक, ये एग्जाम्पल 1 और 3 कर लिए ना हमने, अच्छा एक मिनट, अच्छा होमवर्क में पेज 443 की एग्जाम्पल 2 लिख लो ज़रा पहले, पेज 443 की एग्जाम्पल 2। इस तरह रिवाइज कर लेना। और मतलब हम पढ़ रहे क्या, ट्रांजैक्शन प्राइस को डिटरमिन करना है, फैक्टर्स क्या कंसिडर करेंगे, तो 4 करने वाले थे, 5वां तो कोई एग्जांपल नहीं है ना, सिलेबस में नहीं है, 4 करने वाले थे ना, जिनमें से 3 को आज किया है, नॉन कैश वाला, पेएबल टू कंसिडर पेएबल बाय सेलर टू कस्टमर वाला, और वेरिएबल कंसिडरेशन वाला, और चौथा क्या था, सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट। तो उसकी भी रिवीजन ज़रा हो जाएगी आज, ताकि ये एक बंच में आ जाए, ठीक है। अच्छा चलें, एक और सवाल देखने दें मुझे ज़रा, फिर आगे 37 वाला सवाल करते हैं बस, वो तो असल में तो वो करना था। चलें, ये क्वेश्चन नंबर, ये फिर कल ही करवा देता हूँ मैं, ठीक है, लेकिन ये निशान लगा लें, कल मुझे आते साथ याद करवाना है, हमने यहाँ से बात शुरू करनी, ये है पेज नंबर 498। जी वो नहीं करनी, वो जब टाइम मिलेगा कल कर लेंगे, कोई बात नहीं, बता दिया ना आपको, मतलब वो मेरे ज़िम्मे हो गया हुआ है, बता के आपको वैसे ही फंसाऊँगा अब तो मैं। आज आई 37 वाला सवाल करने दो, उस पर टाइम ज़्यादा लगना है, इस पर कम लगना है, ठीक है। जिस दिन IFRS 15 नहीं ना छेड़ो, उधर पढ़ के आएंगे पूरा, उस दिन फिर वो कर लेंगे। यार 2 छोटे छोटे सवाल अगर हिम्मत करके कर लेना, सबसे पहले तो IAS 37 में आए, मैं ढूंढता हूँ एक सवाल ना छुपा हुआ है वारंटी वाला,
अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 का मेरे ख्याल में 4 पार्ट है, मैं छुप गया था नीचे, मुझे लग रहा है यहाँ पे है। ये बदतमीज छुपा पड़ा है। चलें जी, पार्ट 4 पढ़ें इसका। ये रहता था पेज नंबर 371 पे है, पार्ट 4 पढ़ें ज़रा। ये इसके साथ क्या हुआ? पढ़ें 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 पढ़ें। ये पेज आखिरी बार देख लें, पेज 371 था ये। TL sells product B with a warranty of 12 months. Though the manufacturer SL provides a warranty of 8 month only. हाँ, TL कौन है फिर? सेलर है, मतलब रिटेलर कह लें, और ये कस्टमर को वारंटी देता है पूरे 12 महीने की। अजीब बात, जबकि मैन्युफैक्चरर ने सिर्फ 8 महीने की वारंटी दी हुई है। अच्छा चलो देखते हैं क्या कहानी। वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय SL। मैन्युफैक्चरर कौन है ये तो मैंने लिखा ही नहीं, बाद में यही समझ नहीं आनी असल में। SL मैन्युफैक्चरर है, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि वारंटी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय SL। वारंटी सर्विसेज देता तो SL ही है, ठीक है। However, TL is responsible if SL fails to honor its obligation। लेकिन अगर किसी वजह से मैन्युफैक्चरर ना दे पाए ये वारंटी, कितने महीने की वारंटी? 8 माह की, ठीक है ना जी। तो इसके लिए कौन लायबल है ना? इसके लिए कौन लायबल है? SL। लेकिन ऐसे थोड़ी सी बात हम ये ज़रूर कर देंगे कि जी वैसे ये लायबल तो नहीं है, लेकिन हो सकता है। डिफॉल्ट कर जाए किस सूरत में? अगर SL डिफ़ॉल्ट कर जाए तो हम जब लिखेंगे ना तो हम ये कहेंगे कि जी TL बिल्कुल भी लायबल नहीं है, क्योंकि 8 महीने के लिए मैन्युफैक्चरर ने वारंटी देनी होती है। लेकिन कंटिजेंट लायबिलिटी ज़रूर डिस्क्लोज़ कर देंगे कि इन केस ऑफ इट्स डिफ़ॉल्ट 8 महीने की वो प्रोविज़न भी इनके ज़िम्मे आ जाएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला? बोलो। आगे कहता है इफ़ वारंटी क्लेम्स अराइजेज विद इन 8 months SL यानी मैन्युफैक्चरर डज नॉट चार्ज एनी कॉस्ट टू कस्टमर। भाईजान कस्टमर को तो कभी भी वारंटी की कॉस्ट क्लेम नहीं की जाती उससे, कैसी बात कर दी आपने, ठीक है प्लीज़। हाउएवर SL चार्जेस 500, 1000 एंड 2500 यानी मैन्युफैक्चरर ये चार्ज करता है फॉर माइनर, मॉडरेट एंड मेजर डिफेक्ट्स रिस्पेक्टिवली इन ईच यूनिट इफ डिफेक्ट राइजेज इन द एक्सटेंडेड वारंटी पीरियड ऑफ 4 month, ठीक है। तो किस से लेता है? SL चार्जेस टू TL। SL चार्जेस टू TL। पहले क्या कह रहा है वो? SL नहीं लेगा कोई कॉस्ट, ठीक है, अगर 8 महीने के अंदर अंदर ये सही होने आ जाए, ठीक है। लेकिन उसके बाद कहता है अगर वो वारंटी पीरियड एक्सटेंडेड यानी वारंटी पीरियड के बाद वाले आखिरी 4 महीनों में आता है, भाई जाग के बैठो ज़रा, देखना ज़रा सवाल होने लगा है। वो 4 महीनों के बाद अगर आते हैं तो ऐसी सूरत के अंदर क्या करेंगे? उन्होंने फिर एक वही वाली रूटीन बता दी कि जी हम माइनर डिफेक्ट वालों को 1000 रुपये में 500 में सही करते हैं, मॉडरेट वालों को 1000 में और मेजर डिफेक्ट वालों को 25 में। पहले 8 महीने के पैसे क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि वो वारंटी ऑलरेडी इसने मैन्युफैक्चरर ने दी हुई है, ठीक है। अच्छा, द प्रोबेबिलिटी दैट वारंटी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ यूनिट सोल्ड मे अराइज इज एज अंडर। अच्छा, अब कहानी ऐसे है कि कस्टमर को तो पूरे 12 महीने की वारंटी दी गई है, ठीक है। 8 महीने के लिए तो लायबल है कस्टमर की तरफ मैन्युफैक्चरर, बाद में भी मैन्युफैक्चरर ही इसको वारंटी देगा, लेकिन उसके बदले में
टीएल जो है वो उसको रीइंबर्स कर देगा, यानी कि 4 महीने के लिए टीएल लायबल फील करेगा। प्रोविजन बुक करनी है अगर टीएल ने तो वो 4 महीने की करे, इन 8 महीनों की तो कंटिजेंट लायबिलिटी है इन केस ऑफ डिफ़ॉल्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर। बात समझ आई? इंपॉर्टेंट सवाल था ना, इसलिए अलग से कर रहे हैं रहता था। ठीक है, वही बात समझ आ गई। अब अगली बात है एस्टीमेट लगाया जाए। एस्टीमेट लगाया जाए, वो वाला लगाया जाए। अच्छा, अब लो भाई बच्चों, माइनर डिफेक्ट, फिर मेजर, मॉडरेट और फिर मेजर। मेरा सवाल, 12 महीने की वारंटी है, ठीक है जी, और वो कहता है टीएल द प्रोबेबिलिटी दैट वारंटी क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ अ यूनिट सोल्ड मे अराइज एज अंडर। फर्स्ट 8 मंथ्स के अंदर माइनर डिफेक्ट आए इसका चांस 12% है, हमें इससे क्या। फर्स्ट 8 मंथ्स में मॉडरेट आए, हमें इससे क्या। मेजर आए यार, हमें इससे क्या। डिस्क्लोजर के लिए लिख लेना, मैं तो फिलहाल वारंटी की प्रोविजन कैलकुलेट करवा रहा हूँ, ठीक है। डिस्क्लोजर के लिए अमाउंट लिख लेना बेशक, ठीक है, बिल्कुल लिख लेना, सही कह रहे हो। लेकिन फिलहाल मेरा फोकस किस पे है, 6%, 10% और 5% पे। लेकिन अगली बात सुनो, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 19, आ टोटल ऑफ 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी हैड बीन सोल्ड बाय टीएल एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ 1.5 हैड बीन पेड। अच्छा जी, अब उसने ना अलग अलग करके दे दिया है, यानी 12,000 यूनिट्स ख़राब होंगे आखिरी 4 महीनों में, इसका चांस कितना है। तो हमारे लिए तो 12,000 यूनिट्स ही हो गए ना, ठीक है। अब माइनर डिफेक्ट्स आ सकते हैं 12,000 में से हमारे 4 महीनों में कितने, 6%। मॉडरेट आ सकते हैं 10% और मेजर डिफेक्ट्स आ सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अगली बात, अगर माइनर डिफेक्ट आए तो भाईजान 500 रुपये लेते हैं, 1000 लेते हैं मेजर मॉडरेट का और 2500 लेते हैं मेजर का, ठीक है जी। तो कितने यूनिट्स माइनर डिफेक्ट वाले आएंगे, 720 जी। इसको मल्टीप्लाई करें 500 से, आंसर इज, बोलो, 3 लाख। अच्छा, 10% बन गया 1200, इस पे लगेगा 1500, 1000 जी। उसके बाद 600 यूनिट्स मेजर डिफेक्ट वाले आ जाएंगे, 2500 जी। रहन ही दिए, रहन ही देने फिर कम, कितना जी, 30 लाख। अच्छा, अगली बात, रिक्वायरमेंट क्या है, डिस्कस हाउ द अबव इशू शुड बी डेल्ट विद इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सपोर्ट योर आंसर इन। अच्छा जी, ठीक है। अब अगली बात भी सुन लो, डिस्कस तो आप कर ही लेते होते हो। अब ड्यूरिंग द ईयर 30 जून टोटल ऑफ 12,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी हैड बीन सोल्ड बाय टीएल एंड वारंटी कॉस्ट ऑफ 12 लाख हैज़ बीन पेड टू एसएल, पेड टू एसएल। अब देखो, ये हमने अपनी एसएल वाली ही प्रोविजन बुक की है जो आखिरी 4 महीनों में हम लाइबल फील कर रहे हैं। दूसरा तो हमने कंटिजेंसी शो की होगी ना, अगर लिखा होगा उसमें सिर्फ कंटिजेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इसमें से 12 लाख हम पे कर चुके हैं, तो बाकी की प्रोविजन फिर नज़र आनी चाहिए, ठीक है। 18,000। तो मैं यूँ कह सकता हूँ कि 30,60,000 एक्सपेंस है वारंटी का, कैश इतना पे हो गया है, लेस कर दें तो बाकी क्लोजिंग में 18,60,000 की प्रोविजन है। या यूं कह लें, अगर हम इसका लेजर बना लें, प्रोविजन फॉर वारंटी, ओपनिंग सवाल में तो कोई नहीं गिवन ना, एक्सपेंस 30,60,000 है,
एक मिनट मैं बता देता हूँ। कैश 1200 और कैरी डाउन बैलेंसिंग, भाई इधर देख लें, वो कह रहे हैं कि 1200 यूनिट्स बेचे हैं, ठीक है, और अभी आखिरी 4 महीनों के अंदर ये आ जाते हैं, बल्कि उनमें से कुछ आए भी हुए हैं, तो इसलिए हमने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया है। अब देखो ना, लास्ट 4 मंथ तो सेल की डेट से देखोगे ना, अपने ईयर एंड के हिसाब से तो नहीं देखोगे। अगर कोई प्रोडक्ट मिसाल के तौर पे बिकी है यकम जुलाई को, तो उसके तो अभी पहले 8 महीने ही चल रहे हैं, वो ख़त्म होंगे, फिर आखिरी 4 महीने शुरू होंगे, फिर उसके चांस है कि वो इतने डिफेक्ट वाली आ जाए। तो हमारे ईयर एंड पे खड़े होकर तो वारंटी अभी चल रही है, जो ड्यूरिंग द ईयर सेल्स हुई हैं ईयर एंड के ऊपर, वो सारी वारंटी अभी तक एक्टिव है। और ये जो हमने पे की होगी ये इस साल की भी हो सकती हैं और पिछले साल वाली भी अब हो सकती हैं, ठीक है। तो सिर्फ मूवमेंट बनानी थी यहाँ पे। बेटा ये ना पहले 8 महीने जो हैं वो भी आप पे अगर डिफ़ॉल्ट कर जाए तो आप पे लायबिलिटी है, वो कहीं से रिकवर नहीं होना, उल्टा लायबिलिटी पड़ जानी है। वो हमने कंटिंजेंट लायबिलिटी डिस्क्लोज़ की हुई है, यही तो आपको बताया था। ये है वो ये लाइन है, सीधी प्रोविजन नहीं है। कस्टमर की तरफ रिटेलर तब जाकर लायबल होगा अगर मैन्युफैक्चरर ना कर देता है पहले 8 महीनों के अंदर। आखिरी 4 महीनों के अंदर तो वैसे ही वो पैसे दे रहा है, इधर नहीं देगा तो उधर दे देगा, सही करवा के दे देगा, ठीक है। अच्छा, इसमें फ़र्क क्या था इसमें और 3 था आई थिंक। इसमें इधर देखो, इसमें क्या कहा था उसने, इसने कहा था 31 दिसंबर 18 पे इट इज़ एस्टिमेटेड दैट टोटल कॉस्ट ऑफ 4 मिलियन एंड 7 मिलियन वुड बी इनकर्ड इन नेक्स्ट ईयर। तो उसने ये एस्टिमेट खुद निकाल कर दे दिया था, ठीक है, जो हमें निकाल के खुद कैलकुलेट करके निकालना पड़ा, ठीक है। इन दोनों सवालों में अगर कन्फ्यूजन हो तो ओके, डन। अच्छा जी, अब एक ना छोटा सा कॉन्सेप्ट सुनो और निकल जाओ फिर, ठीक है। वो छोटा सा कॉन्सेप्ट ये है, उसके बाद ना एक सवाल करना है। हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रखा था, अब बोलो फाइनेंशियल, जिसके अंदर OCI वाला चक्कर भी आया था, ठीक है। FETPL हमने कहा था ये FETPL ये फेयर वैल्यू पर रखें। मिसाल के तौर पे हमने यूँ कहा था कि जी हमारी लायबिलिटी है 100 रुपये का, हमने लोन लिया है और ईयर एंड पर ये हो गया है 90 का, ठीक है। तो बाकी 10 को हम करते थे प्रॉफिट एंड लॉस में, खुशी या गम। और फिर वो अपनी क्रेडिट रेटिंग वाला मामला कुछ याद हो, अपनी वजह से जो हुआ उसको OCI में ले जाते थे, पहले वो लिख लेते थे और बाकी बैलेंसिंग P&L, ठीक है ना। अपनी क्रेडिट रेटिंग का इशू OCI में जाता था और वो पहले लिख के बैलेंसिंग, तो वो याद है ना, कुछ याद आ रहा है, ऐसा कुछ किया था। अच्छा, अब इसकी जो एंट्रीज होती थी ना, वो एंट्रीज कुछ इस तरह से होती थी। कैश डेबिट, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। अगली एंट्री करते थे हम फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट और P&L क्रेडिट। खुशी हुई है ना, लायबिलिटी कम हो गई है, हालांकि गुडविल ख़राब हुई है आपकी। चलें छोड़ें, आपको गुडविल से क्या, वक्ती फ़ायदा सोचते हैं आप लोग तो। अच्छा नेक्स्ट, और हम कहते थे जी कूपन रेट के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस निकालना है हमेशा, याद है। और उसकी एंट्री हमने सीखी हुई थी, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे फेस वैल्यू तो 100 ही है ना, इंटरेस्ट रेट 12% अज्यूम कर लें तो कितना बन गया, 12 और 12। ये एंट्रीज हमने सीख रखी थी, बोलो। अच्छा, कैश अगर है फिर तो ऐसे ही है। और मिसाल के तौर पे कैश नहीं है बल्कि पेएबल है, इंटरेस्ट पेएबल लिखते थे, ऐसा ही है, और बोलो। लेकिन ये याद है हमें कि फेस वैल्यू के ऊपर इसको लगाते थे, पर हम इसको हमेशा अलग रखते थे। सही ट्रीटमेंट वैसे यही है, हमेशा अलग रखते थे और इसको फाइनेंशियल लायबिलिटी के लेजर में इस इंटरेस्ट को लेकर नहीं जाते थे, इसको कैश क्रेडिट करते थे, या फिर अब नहीं कैश पे किया तो इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट करते थे, ठीक है। समझ आती है। आई क्या आपने इस बार एक चवल मारी।
आई कैप ने इंटरेस्ट पेबल की बजाय इसको भी फाइनेंशियल लायबिलिटी में डाल दिया। मतलब ये भी ठीक है एक तरह से, लेकिन अलग लायबिलिटी ना रही बल्कि लायबिलिटी भी यहीं पे आ गई, तो उससे फ़र्क ये पड़ा। बहरहाल ये फिगर अब थोड़ी चेंज हो जाएगी, वो ज़रा अगला इंटरेस्ट तो फिर गलत नहीं निकलेगा। बेटा पता नहीं, अब वो तो फिर ये कहानी ख़त्म हो जानी अगर ये कैश ही हो जाए तो। लेकिन अब जहाँ तक बात की हुई है सवाल करके देखना ना, फिर वो कल सवाल डिस्कस कर लूँगा, ठीक है। मैं अभी तो होमवर्क देने लगा हूँ, ठीक है। तो ये जो 20 रुपये का प्रॉफिट लॉस आने लगा था, ये अब क्या रह जाएगा, जाहिर सी बात है 8। तो एक इनकम एक एक्सपेंस ज़रा को नेट करके कहानी कुछ ऐसी बन गई। लेकिन छोड़े इस बात को, आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि सारी कहानी वही है जो आपको पुरानी आती थी, बस आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट सीखा था। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट कर दिया उसने। हालांकि कैश वाला सिचुएशन हो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट, फिर साथ ही कैश पे होगा तो फाइनेंशियल लायबिलिटी डेबिट कैश क्रेडिट, वो तो वैसे ही नील हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन ये काम किया गया था, इस काम को आपने अब अप्लाई करना है। ये मैंने वैसे करवाना था, तो ये और IFRS 9, अब तो थोड़ा IFRS 9 की तरफ चल भी पड़े हैं ना, ये इंशाल्लाह उम्मीद है कल हम करेंगे, ठीक है। तो 1 मिनट मुझे सवाल तो बता लेने दो दोस्तों, बस छुट्टी हो गई आपकी। ये पेज 753 ऑनवर्ड्स नहीं है, ये देख रहे हो जी जिंक, और बोलो इधर, ये जिंक है जिंक, ये मार्च 23 का क्वेश्चन 1 8 नंबर का, प्लीज़ 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 इसका पार्ट 1 तो आपने वैसे ही कर लेना था। मैंने बेसिकली ये पार्ट 2 में आपको बताया कि इन्होंने क्या किया है, ठीक है। तो इसको ज़रा ट्राई कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है, ये कर लेंगे तो मैं इंशाल्लाह डिस्कस भी कर दूंगा। पेज नंबर 753 रीसेंट अटेम्प्ट, पेज 753, ठीक है जी। इसको ट्राई कीजिएगा। थोड़ी सी बात जो मैंने छेड़ के मैं भेज रहा हूँ ना आपको, ज़रा उसको ट्राई कीजिएगा, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। इसको ट्राई करने में तो हर्ज नहीं है, कल इंशाल्लाह फिर मैं करवा दूंगा, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।